ध्यान नहीं दिया कि मैंने पेज ऐड नहीं किया है आप लोगों के लिए, इसमें से मैं पेज क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे 1 सेकंड में पेज क्रिएट करने का मौका दीजिए। बाकी आप बताइए कि क्या कामना है आपकी? अपने विशेष बताओ, क्या-क्या विशेष है आपकी आपके जीवन से? मतलब कहते हैं ना कि अगर मैं आपसे ये कहूँ आज कि बताओ माँगो जो माँगना है तुम्हें, तो तुम क्या माँगोगे? हमने पूछा उनसे कि अगर एक दिन भगवान आपको कुछ दे तो क्या माँगोगे? अगर हम बात करें कल की क्लास में हम कहाँ पर थे, हम योजना आयोग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। मैंने बताया कि योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है जिसका जो गठन है वो 15 मार्च 1950 में हुआ था। इसके पश्चात मैंने बताया था कि इसका जिक्र संविधान में नहीं है, जिस वजह से इसको असंवैधानिक निकाय कहा जाता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। इसके पश्चात मैं बताऊं इसको वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इसको बनाने के लिए जो एक एक्ट लेके आया गया है, इस वजह से इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। अगर हम बात करें इसका जो कार्य है वो आर्थिक नियोजन का होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है इसकी वर्किंग होती है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करूं, इसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष का चयन होता है जो गुलजारी लाल नंदा है। मेजरली इसका जो चयन है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही, मशवरे पर ही किया जाता है। 5 ईयर प्लान का निर्माण करना योजना आयोग का प्रमुख कार्य होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक डिस्कशन है जो आपके बारे में पता होना आपको चाहिए। एग्जामिनेशन में इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्रता से पहले भी एक प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था। स्वतंत्रता से पहले भी एक प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। यदि हम बात करें नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन स्वतंत्रता से पहले कब हुआ था, इस प्रकार का सवाल भी आपसे बन सकता है। स्वतंत्रता से पहले योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन, स्वतंत्रता से पहले योजना आयोग का गठन। ठीक है भाई, चलिए। और अगर मैं स्वतंत्रता से पहले योजना आयोग के गठन की बात करूं तो 1938 में हुआ था। हालांकि देखो मैंने अगर आपको डायरेक्टली कुछ ना बताया हो इसके संदर्भ में, दरअसल मुझसे कल एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पे सवाल पूछा था कि सर आपने एक पॉइंट मिस कर दिया। मैंने क्या मिस कर दिया? कहता कि सर आपने ये नहीं बताया कि एक स्वतंत्रता से पहले भी योजना आयोग का गठन हुआ था, जबकि वो राष्ट्रीय योजना आयोग के नाम से फेमस है। क्या बात तो सही है आपकी कि वो राष्ट्रीय योजना आयोग के नाम से फेमस है और मैंने वो मिस नहीं किया, मैंने आपको बताया होगा 1938 के अंदर। ठीक है, चलिए ये रहा। तो मैंने बताया था कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में आर्थिक नियोजन पर बहस हुई थी और इस बहस का जो रिजल्ट निकला था, वो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्रीय प्लानिंग कमीशन के तौर पर निकला था। वो मैंने आपको यहाँ पे इशारों इशारों में समझाया, यहाँ पे मैं लिख के समझा देता हूँ ताकि वो आपको अच्छे से याद आए। तो एक राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन हुआ है जो गठन स्वतंत्रता से पहले हुआ था, वो 1938 में हुआ और इसके अध्यक्ष के तौर पर आपको सुभाष चंद्र बोस देखने को मिले, सुभाष चंद्र बोस देखने को मिले, सुभाष चंद्र बोस देखने को मिले। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस देखने को मिले, बिना किसी परेशानी के इसके बारे में याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब बताओ, ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं किस बारे में, दोबारा से ये छोटा सा पॉइंट था क्लियर कर दिया। योजना आयोग के बारे में, योजना आयोग का क्या काम था? 5 ईयर प्लान का निर्माण करना। अच्छा, मैं आपसे दो चीजें पूछता हूं, ठीक है, 5 ईयर प्लान का निर्माण हो गया, 5 ईयर प्लान का निर्माण हो गया, ठीक है, और निर्माण संपूर्ण भारत के लिए, निर्माण किसके लिए? संपूर्ण भारत के लिए, ठीक है, संपूर्ण भारत आर्थिक नियोजन, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगी इसमें, नहीं सर ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ कि आपके लिए क्या कोई और डिसीजन ले सकता है? नहीं ले सकता। बात करते हैं, देखो मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण तो भले ही हो गया है, पंचवर्षीय योजना का निर्माण, 5 ईयर प्लान का मतलब होता है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान का निर्माण हो गया संपूर्ण भारत में आर्थिक नियोजन के लिए। किसके द्वारा हुआ भाई? प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, भाई योजना आयोग। लेकिन एक चीज शायद आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि सर जी संपूर्ण भारत के लिए अगर आप निर्माण करोगे, संपूर्ण भारत के लिए अगर आप योजनाओं का निर्माण करोगे तो उसके अंतर्गत टेक्निकली कई सारे फॉल्ट आ सकते हैं, टेक्निकली कई सारे फॉल्ट आ सकते हैं। अब ये टेक्निकली कई सारे फॉल्ट क्या है ये भी समझाइए सर। देखो मेरे बच्चे, टेक्निकली कई सारे फॉल्ट का मतलब क्या है यहाँ पर वो समझ लीजिए। होता यह है जब 5 ईयर प्लान का निर्माण किया जाता है तो उसके बाद सलाह मशवरा किया जाता है कि इसको राज्य में लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो अंतिम तौर पर स्वीकृति प्रत्येक राज्य से लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती थी, अब नहीं लेनी पड़ती है। तो मैं बता दूं, इसको लागू करने से पहले, इसको लागू से पहले पहले सभी राज्यों से स्वीकृति लेनी होती थी, स्वीकृति लेनी होती थी, लेनी होती थी। ठीक है, यानी जब 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आपकी बनी तो हर एक राज्य को योजना की कॉपी भेजी गई कि भाई हम ये योजना लागू करने वाले हैं। तो उन्होंने सबने आके चीजें लिखवा दी, सबने आके जब चीजें लिखवा दी तो याद रखना, सबने आके जब चीजें लिखवा दी थी उसके बाद क्या हम एग्री हैं, उसके बाद वो लागू हो पाई थी। तो ये बहुत लंबा लेंदी प्रोसेस हो गया था। तो इस चीज का जो कार्य समय है वो कम करने के लिए 1952 में एक नई समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, कार्य शक्ति के अंदर बढ़ोतरी करने के लिए 1952 में एक नई समिति का गठन किया गया, एक नई संस्था का निर्माण किया गया, नई संस्था का निर्माण किया गया। जिस संस्था को हम किस नाम से जानते हैं, एक नई संस्था को हम किस नाम से जानते हैं बताएंगे जरा। 1952 में देखो सर, 1952 में जो एक नई संस्था बनी है, 1952 में जो एक नई संस्था बनी है इसका नाम याद रखना, राष्ट्रीय विकास आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब राष्ट्रीय विकास परिषद क्या था? राष्ट्रीय विकास परिषद क्या था? इसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको बोला गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको बोला गया। अच्छा, इसके बारे में याद रखना, इसका कार्य क्या होता है? पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम तौर पर स्वीकृति, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम तौर पर स्वीकृति, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम तौर पर स्वीकृति, को अंतिम तौर पर स्वीकृति, अंतिम स्वीकृति। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना इनका काम होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंडीशन आपने यहाँ देखिए 1952 के अंतर्गत एक नई संस्था बनी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसमें कहा जाता है। मानसी क्या हुआ बच्चे? सबकी तलाश ये है कि एक सरकारी नौकरी पाले। उम्मीद है कि आप जो सोच रहे हैं अपने लिए आपके लिए वो संभव हो पाए। इसको नोट कीजिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, जितनी भी चीजें मैंने इस उच्च से निम्न स्तर, उच्च से मॉडल, अंतिम स्वीकृति, डी कौन करता है? ऑप्शंस क्या है? प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, या डी प्रतिनिधि। और मेजरली इन प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां का मुख्यमंत्री होता था, प्रत्येक यूटी से प्रतिनिधि। मैं चाहता हूं आप इन सबके सही आंसर दे डालें।
देखो बात करते हैं किस प्रकार का मॉडल आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर है टू। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? दिस इज टॉप टू बॉटम संस्था। सर बॉटम टू टॉप संस्था क्या होती है? देखो मेरे बच्चे, दो तरीके की संस्थाएं आपको देखने को मिल जाती है। पहले लेवल पे अगर मैं जाऊंगा तो यहां से लेकर और यहां आना, तो यहां पे बैठ के अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यह जनता, एक गांव में रहने वाली जनता, इससे ऊपर कौन होता है? एक ब्लॉक में रहने वाले, एक डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले, एक स्टेट में रहने वाले, और तब आता है केंद्र। यहां पे बैठने वाला अगर इनके लिए डिसीजन लेगा, दिस इज टॉप टू बॉटम, और ये टॉप टू बॉटम संस्था ही होती थी। इसके अंदर आप ये बताओ कि योजना आयोग का जब गठन होता था, क्या किसी प्रधान की चल पाती थी? क्या प्रधान अपनी सलाह पहुंचा पाता था? नहीं पहुंचा पाता था। करेक्ट आंसर बोलिए, पहले क्वेश्चन का होगा उच्च से निम्न स्तर, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति योजना आयोग नहीं देता, वो एनडीसी देता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको जो है अपना सुझाव देने के लिए बाध्य किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में सदस्य कौन कौन होते हैं? सभी सदस्य होते हैं मित्रों। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? प्लानिंग कमीशन के द्वारा। निर्माण वाली प्लानिंग कमीशन करेगा, लेकिन अंतिम स्वीकृति एनडीसी। एनडीसी के सदस्य कौन कौन होते हैं वो मैं सवाल कर चुका हूं। उम्मीद है आप समझ पाए, और इसके अलावा आप लोगों ने आंसर भी किए। बहुत ही पावन बात है। हम स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में खत्म होता है, और मैं कोशिश करूंगा 3 की जगह 2.5 दिन में। तो 5 ईयर प्लान का उद्देश्य होता है एक बार में 5 वर्ष के लिए आर्थिक नियोजन, मतलब पहली प्लानिंग कर ली जाएगी कि आने वाली 5 वर्ष देश का पैसा कैसे खर्च होगा। एक बार में 5 वर्ष के लिए आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन। मैं बात करूं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, या किस देश से ये मॉडल हमने लिया? यह मॉडल यूएसएसआर मॉडल है। यह मॉडल यूएसएसआर का है, यूएसएसआर का है। यूएसएसआर का मतलब क्या है? सोवियत संघ। सोवियत संघ, तो ये यूएसएसआर का यानी रूस का मॉडल है। अगर हम बात करें कि इस मॉडल के अंदर होता क्या था, पहले बता दूं, यह मॉडल लागू कब हुआ था? वहां पर लागू कब हुआ? यूएसएसआर में लागू कब हुआ? तो 1928 में जोसेफ स्टालिन नाम का एक व्यक्ति है, जोसेफ स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, तो जोसेफ स्टालिन नाम के व्यक्ति के द्वारा ये जो मॉडल है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद वहां की गवर्नमेंट को ये मॉडल पसंद आया, तो उन्होंने अपने देश में इसको लागू कर लिया। हालांकि अगर हम भारत के अंदर बात करें, तो उसके रिगार्डिंग ये मॉडल जो है भारत के अंदर लेके आया जाता है, जिसके स्थान के अंदर अगर हम बात करें तो एक मॉडल होता है इनका कि हम पंचवर्षीय योजनाओं का प्रयोग करके भारत के अंदर निम्नलिखित प्रकार से विकास कर सकते हैं। इनका मानना होता है कि ये पंचवर्षीय योजना का प्रयोग करके भारत में निम्नलिखित विकास किया जा सकता है। विकास, भारत में निम्नलिखित विकास, निम्न विकास किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। अब जो निम्न विकास है वो लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या विकास भारत में कर सकते हैं अगर ये चीज को लागू कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये क्रिएट करते हैं, मानव संसाधन में विकास कर सकते हैं, आधुनिकीकरण किया जा सकता है, मानव संसाधन में विकास कर सकते हैं, मानव संसाधन विकास किया जा सकता है, आधुनिकीकरण किया जा सकता है, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण किया जा सकता है। मानव संसाधन विकास हो गया, आधुनिकीकरण हो गया, आधुनिकीकरण के बाद ले आओ, ठीक है, आधुनिकीकरण के बाद आर्थिक विकास हो गया, रोजगार का सृजन करना हो गया, और बेरोजगारी का उन्मूलन हो गया। ठीक है, रोजगार का सृजन करना हो गया, सृजन, और रोजगार का सृजन मैंने लिख दिया है। अब देखो रोजगार का सृजन होगा तो बेरोजगारी तो वैसे खत्म हो जाएगी, तो दो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी आर्थिक विकास लिख लो, वो सही है, वो चीज सही भी है, आर्थिक विकास हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो बात यह है कि जब आप आर्थिक नियोजन अच्छा करेंगे, जब आप आर्थिक नियोजन अच्छा करेंगे, ये एक बेहतर आर्थिक नियोजन का उपाय है, यह एक बेहतर आर्थिक नियोजन का उपाय है, यह एक बेहतर आर्थिक नियोजन का उपाय है, बेहतर आर्थिक नियोजन का उपाय है, ये नियोजन का उपाय, बेहतर आर्थिक नियोजन का उपाय मेजरली ये है। और उसी के संदर्भ में आप ये भी समझ लेते हैं, उसी के संदर्भ में आप ये भी समझ लेते हैं कि मेरे भाई इसके अंदर आप याद रखना कि यह मानव संसाधन विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, मॉडर्नाइजेशन में अच्छा काम करता है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के अंदर भी अच्छा काम करता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है सर, अच्छा ये सारी चीजें अगर हम समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसलिए पंचवर्षीय योजना बनती थी ताकि ये काम किया जा सके। मैं जी भाई इसीलिए पंचवर्षीय योजना बनती थी जिससे कि ये सारे के सारे काम किए जा सके। बाद में ये मॉडल कब आया? 1951 में आया था, जिसको लाने में भारत के अंदर जो व्यक्ति का हाथ रहा था सबसे बड़ा, दैट वाज पीसी मालनोबिस। पीसी मालनोबिस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के अंदर इस मॉडल को लागू कराया। भारत के अंदर ये मॉडल बहुत पहले आ सकता था, लेकिन इस तरीके से नहीं आ सकता था जिस तरीके से ये अब आया था। तो भारत के अंदर लाने का जो सबसे महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है तो वो पीसी मालनोबिस को दिया जाता है, इसको पीसी मालनोबिस को दिया जाता है। क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना किसी परेशानी के, और बताते हैं आपको कि इसकी शुरुआत 1951 से हो जाती है। देखते हैं क्या इसकी शुरुआत 1951 से हो गई है, 51 से हो गई, इसकी शुरुआत 1951 से हो गई। ठीक है, याद रखना ये चीज। अब हम बात करते हैं कितने सारे आपको ये देखने को मिल जाते हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी इसके अंदर, कितनी योजना आपको इसकी देखने को मिल जाएंगी। देखिए पंचवर्षीय योजना, कुल पंचवर्षीय योजना कितनी है, जो स्टार्टिंग होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना आपको देखने को मिलती है 1951 से लेकर और 56 तक। दूसरी देखने को मिलती है 1956 से लेकर 61 तक। तीसरी देखने को मिलती है 1961 से लेकर 66 तक। तीन आपकी ये ब्लॉक के अकॉर्डिंग चलती है, मतलब मैं बनाता हूं ब्लॉक के अकॉर्डिंग ताकि आपको समझ में आए। पहला ब्लॉक ये है, ठीक है, पहले एक बार ये देखो, ये 3 पंचवर्षीय योजना होगी। ठीक है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो 3 हो जाएंगी। इसके बाद 2 वर्ष का अंतराल रहेगा, 2 वर्ष का अंतराल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 2 वर्ष का अंतराल। ठीक है, 3 वर्ष का अंतराल, सॉरी, 1966 से लेकर 69 के बीच में। ये क्या है भाई,
3 वर्ष का योजना अवकाश, 3 वर्ष का योजना अवकाश, योजना अवकाश, 3 वर्ष का योजना अवकाश, ठीक है, याद रखना। इसके बाद समझिएगा 1969 के बाद फिर शुरू होता है दोबारा से 1969 से लेकर 74 और उसके बाद 1974 से लेकर 78, ये बीच में ही रोक दी गई थी ये योजना। हालांकि चलनी तो ज्यादा थी लेकिन इसको बीच में ही रोक दिया गया, चलनी तो ज्यादा थी लेकिन इसको बीच में ही रोक दिया गया, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अगर हम बात करें तो 3 अपनी यहाँ हो चुकी है, उसके बाद ये 4th हो जाएगी, ठीक है, 3 अपनी यहाँ हो चुकी है, ये 4th हो जाएगी आपकी 4थी पंचवर्षीय योजना, और उसके बाद आ जाएगी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 5 पंचवर्षीय योजना हो गई आपकी जी सर जी। इसके बाद आगे बढ़िए, इसके बाद आप आगे बढ़िए 1978 से लेकर और 80 के बीच में फिर से 2 वर्ष का योजना अवकाश, 2 वर्ष योजना अवकाश लगेगा। अच्छा, जितनी इंपोर्टेंट ये पंचवर्षीय योजना है उतनी ही इंपोर्टेंट, ठीक है, जितनी इंपोर्टेंट ये पंचवर्षीय योजना है उतनी ही इंपोर्टेंट आपको यहाँ ये देखने को मिलेगा कि ये योजना अवकाश है। ये प्लानिंग हॉलिडे जो है वो भी इतनी इंपोर्टेंट है जितनी इंपोर्टेंट ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई गई 5 ईयर प्लान, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1980 से लेकर 85 ये हो जाएगी आपकी 6th, उसके बाद 1985 से लेकर 90 ये हो जाएगी आपकी 7th, फिर 2 वर्ष का योजना अवकाश, उसके बाद 1990 से लेकर और 92 ये फिर आपका 2 वर्ष का योजना अवकाश, ठीक है मेरे भाई। मैं इसको भी ऐसे ही ब्लॉक में बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा कैटेगराइज रहे, ठीक है। ये योजना अवकाश को दर्शा है, ये 2 वर्ष का योजना अवकाश, योजना अवकाश, ठीक है जी सर। इसके बाद समझ लीजिए कि 1992 से शुरू होती है अगली कहानी, 1992 से शुरू होती है अगली कहानी, और 1992 में शुरू होने के बाद फिर वो रुकती नहीं है, 92 से शुरू हुई, 92 से 97 तक जाएगी, फिर 1997 से शुरू हुई 2002 तक जाएगी, 2 से शुरू होकर 7 तक जाएगी, 7 से शुरू होगी तो 12 तक जाएगी, 12 तक जाएगी, और 12 से शुरू होगी तो 17 तक जाएगी, लेकिन इसको बीच में ही रोक दिया जाएगा, इसलिए समझना थोड़ा, ठीक है, इसलिए थोड़ा समझो। तो कुल मिला के 7th वो है, 8th ये हो जाएगी, 9th ये हो जाएगी, 10th ये हो जाएगी, 11th ये हो जाएगी, और ये 12th है जिसको बीच में रोक दिया जाएगा, और ये 12th है जिसको बीच में रोक दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपकी सारी की सारी पंचवर्षीय योजना चलेंगी। अच्छा, पंचवर्षीय योजना योजना आयोग के द्वारा बनती थी और 2014 के 15 अगस्त में ये अनाउंसमेंट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि हम योजना आयोग को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग योजना आयोग का स्थान ले लेगा। दोबारा आई रिपीट, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग योजना आयोग का स्थान ले लेगा, और उसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं तो इसका समय कितना है सर? समय तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो 1951 से लेकर और 56 तक है, जैसा कि आपने बताया जी। अच्छा, हर एक पंचवर्षीय योजना का अपना एक उद्देश्य होता है, हर एक पंचवर्षीय योजना का अपना एक उद्देश्य होता है, हर एक पंचवर्षीय योजना का अपना एक जीडीपी उद्देश्य होता है, और जीडीपी प्राप्ति, तो उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई है वो तो हम नहीं गिन सकते, इस वाले उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है वो तो हम नहीं गिन सकते। देखो थिंकबिलिटी देखो, इसका उद्देश्य हम देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो हमारे यहाँ क्या था? कृषि क्षेत्र में विकास करना या प्राथमिक क्षेत्र में विकास करना। अब विकास कितना हुआ है वो तो गुणात्मक वृद्धि है, उसको तो नहीं गिन सकते, लेकिन जीडीपी का जो उद्देश्य है ये गणनात्मक वृद्धि है, इसको हम गिन सकते हैं। ये आर्थिक समृद्धि है, ये आर्थिक विकास है, समझे भाई? बहुत बढ़िया। उद्देश्य था प्राथमिक क्षेत्र में विकास करना, क्षेत्र में विकास, या फिर आप समझेंगे इसको कृषि क्षेत्र में विकास, कृषि क्षेत्र में विकास, ठीक है। अगर मैं जीडीपी उद्देश्य की बात करूं, अगर मैं जीडीपी उद्देश्य की बात करूं, जीडीपी का उद्देश्य था कितना? जीडीपी की हमने प्राप्ति करनी थी। देखो जीडीपी उद्देश्य की अगर मैं इसके अंदर बात करूंगा 2.1% हमने सोचा था कि जितनी जीडीपी हमारी आज है, जिससे पहले कि हम दूसरी पंचवर्षीय योजना चला पाए, हमारी जीडीपी में 2.1% की वृद्धि प्रति होनी चाहिए, ठीक है। 2.1% वृद्धि हमने इसमें सोचा था कि कर लेंगे, 1% की वृद्धि हमने सोचा था कर लेंगे, लेकिन 3.6% वृद्धि कर गए, जो ट्रेमेंडसली बहुत ज्यादा हाई था, जो बहुत एक बड़ा नंबर था, एक बड़ा नंबर आपको देखने को मिला कि उद्देश्य जितना था उद्देश्य से कहीं अधिक प्राप्ति होने का। रीजन बता देते हैं थोड़ा सा। देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये भी पूछा जा सकता है यह किस मॉडल पर आधारित थी। इसके 2 मॉडल पता है मुझे, 2 मॉडल पता है मुझे, मैं दोनों बता देता हूं। एक था हैरोल्ड डॉमर मॉडल, हैरोल्ड डॉमर मॉडल, एक तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर, पहला मॉडल तो यही था। अच्छा, जिन बच्चों को हैरोल्ड डॉमर पता है उनको मैं बता दूं के एन राज मॉडल पर भी आधारित थे, के एन राज मॉडल पर भी आधारित, ठीक है। प्लस इस मॉडल पर ये नाम बहुत फेमस हो गया क्योंकि मेजर जो बुक राइटर्स हैं वो इन्हीं का नाम लिखते हैं, के एन राज का नाम कम लिखा जाता है, पर मैंने लिख दिया क्योंकि मैं किसी के साथ भेदभाव में हिसाब नहीं रखता। सुमन का लिखना है के एन राज, वेरी गुड बच्चे, ठीक है। अगर हम बात करें प्रमुख प्राप्ति लिखो, प्रमुख प्राप्ति आपको क्या देखने को मिली? 3 बहुउद्देश्य बांध निर्माण हुए, 3 बहुउद्देश्य उद्देश्य बांध परियोजनाओं का निर्माण हुआ, बांध परियोजनाओं का निर्माण हुआ। अब कौन कौन सी है भाई 3 बहुउद्देश्य बांध परियोजना? इसको बहुउद्देश्य का मतलब होता है मल्टी मॉडल डैम कंस्ट्रक्शन, इसको बोला है मल्टी मॉडल डैम्स बने हैं, बहुउद्देश्य मल्टी मॉडल डैम्स। अब 3 मल्टी मॉडल डैम्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब ये कौन कौन से 3 मल्टी मॉडल डैम्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना आवश्यक है। सबसे पहले आप समझेंगे भाखड़ा नागल, इसके बाद भाखड़ा नागल के बाद हीराकुंड, और फिर दामोदर घाटी, दामोदर वैली यानी दामोदर घाटी, ठीक है। हीराकुंड बांध परियोजना, ठीक है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना और दामोदर घाटी बांध परियोजना, तो ये 3 बनाए गए। अच्छा, इसके बाद एक स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था, ये सब निर्माण के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था 1956 में, स्टेटमेंट था वो, जवाहर की बांध आधुनिक भारत के मंदिर है,
आधुनिक भारत के मंदिर है, मंदिर है। जिस प्रकार से भगवान हमारा ख्याल रखता है, इसलिए हम मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार से डैम हमारी कृषि का ध्यान रखता है, और ये जो कृषि है आगे चल के यही हमें भोजन देती है। इस प्रकार की कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, और ये सभी चीजें आप इंपॉर्टेंट इसके अंदर याद रख लेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की आप इसके अंदर कोई भी परेशानी आपको भी होगी, ठीक है, याद रखना। अब ये चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया, तो उम्मीद है कि आप समझ पाए, ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पाए। थोड़ा सा इन डैम्स के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ इतना बता देने से काम नहीं चलेगा, वो एक जमाना और था जब इतना ही बताया जाता था। थोड़ा और मैं इसमें इन डेप्थ जाने की कोशिश करता हूं, आपको साथ लेकर चल रहा हूं, तो समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में विकास करोगे, कृषि क्षेत्र में विकास करोगे, तो किस चीज में आप विकास कर सकते हैं? सर दो तरीके से ये जो विकास है वो किया जा सकता है। पहला सर भूमि में सुधार कर लीजिए, भूमि में सुधार कर लीजिए, ठीक है, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म कर लीजिए, ठीक है। सर एक काम और करना, सिंचाई में सुधार कर लीजिए, सिंचाई सुधार, सिंचाई में सुधार कर लीजिए, इरिगेशन सिस्टम रिफॉर्म इसको बोलते हैं। अच्छा याद करो 1951 में भारत के संविधान में भी एक संशोधन हुआ था भूमि सुधार के लिए, जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो एक दिमाग में वो भी याद रखना कि वो जो भूमि सुधार हुआ है वो 1951 था, इसीलिए हुआ था ताकि हम किसी क्षेत्र को विकसित कर पाए। तो चौथी दिशा में आप ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट देख पा रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कि बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, जैसे दामोदर घाटी परियोजना जो है ये किस नदी पर थी और किस राज्य में थी, ठीक है। देखो दामोदर की बात करूं, झारखंड और वेस्ट बंगाल में थी, दामोदर की झारखंड और वेस्ट बंगाल में थी, यही लिख देता हूं छोटा छोटा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, एंड वेस्ट बंगाल में थी। घाटी नहीं है भाई, कोनार है, कोनार रिवर। दामोदर घाटी परियोजना कोनार रिवर पर बनी थी, कोनार रिवर पर, कोनार नदी, कोलार नहीं है, कोनार है, कोनार, KONAR, कोनार रिवर, ठीक है। नेक्स्ट द हीराकुंड, नेक्स्ट द हीराकुंड, ये उड़ीसा के अंदर बनी है, महानदी पर। 48 में काम शुरू हुआ, 57 में खत्म हुआ, 58 में काम शुरू हुआ और 56 में खत्म हुआ। इनॉग्रेशन भाखड़ा नांगल देखो मिल जाएगा, याद रखना बिना परेशानी के। सतलुज नदी पर, पंजाब हिमाचल एरिया, हिमाचल एरिया, सतलुज नदी, सतलुज लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सतलुज रिवर, नो इश्यूज एट ऑल। 1948 में बनना शुरू हुआ था और 1963 तक बनकर ये निपट पाया था, 1963 तक बनकर ये निपट पाया था। कब? 1948 में बनना शुरू हुआ था सर जी, और ये जो खत्म हो पाया था 1963 में हो पाया था, 1963, 63 में हो पाया था। कोई समस्या नहीं सर, यहां तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन जो है वो 63 में हुआ था, पब्लिक के लिए तो ये बहुत बाद में जाके ऊपर हुआ है। ये चीज लिखो यार, जगह नहीं है, मैं लिखना चाहता हूं पर जगह नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं, भाखड़ा नागल बांध परियोजना 1963 में इनॉग्रेट कर दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन कोई भी आम व्यक्ति वहां नहीं जा सकता था टिल 1975। आम लोगों के लिए भाखड़ा नागल बांध परियोजना 1975 तक बंद रही है। यदि आप एक आम व्यक्ति हैं, आप भाखड़ा नागल डैम को देखने जाना चाहते हैं, तो आपको 1975 के बाद ही परमिशन मिली थी। डू अंडरस्टैंड दिस? शाबाश। अच्छा अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी जो दामोदर घाटी परियोजना है इसका निर्माण आपका कब से कब तक चला है? देखो 48 से लेकर 53 तक चला है, ये शायद मैंने नहीं लिखा, लिख देता भाई। दामोदर घाटी का 48 से लेकर 53 तक, यहां जगह है मैं लिख रहा हूं, 48 से लेकर 53, तो याद रख लेना 1948 में शुरू हुआ और 1948 से लेकर 53 तक ये निर्माण जो यहां तक चला, ठीक है। बिना परेशानी का आप इस चीज को याद रख लेंगे और ये आपके लिए काफी होगा आज के लिए। उसके बाद हम कल सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में बात करेंगे और कल कई सारी